नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है आपकी, उसमें अध्याय नंबर 12 जिसका नाम है नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। देखिए, हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार पढ़ ली थी। उसमें 3 स्तर थे स्थानीय सरकार के। उसमें सबसे पहले आपका जिला परिषद था, उसके बाद पंचायत समिति थी और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। तो आज हमें पढ़नी है नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। और सबसे पहले एक वक्तव्य दिया गया है जो आपकी संविधान सभा मतलब कि जो समिति बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसका एक सदस्य है जिनका नाम है रुस्तम के सिंधवा। 13 अक्टूबर 1949 जब वो चर्चा कर रहे थे संविधान के बारे में, तो रुस्तम के सिंधवा ने कही थी कि मैं चाहता हूं कि एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय होना चाहिए भी, कि लोग कि प्रशासन को नजदीक से देख सके, कि मतलब कि यह जान सके कि एक छोटे से क्षेत्र में उनके अपने नगरों में उनके अपने गांव में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है मतलब वोट डालने का अधिकार क्या है, शक्तियां क्या हैं, अधिकार क्या है और विशेषाधिकार क्या, मतलब कि वैसे तो उन्हें वो सुन लेंगे जरूर, राज्य सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, उनके पास ये शक्तियां थी सारी चीज। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पर भी, चाहे वो गांव हो उसके खुद की सरकार हो, चाहे वो शहर हो उसकी वो खुद की सरकार हो, ताकि गांव के लोग उसको नजदीक से देख सके, मतलब उस चीज को समझ सके प्रशासन को। तो ये विचार रखे थे उन्होंने। तो चलिए हमारा अध्याय स्टार्ट करते, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे किसी लोकतंत्र में सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है भी। मतलब कि जो सुशासन क्या होता है, सुशासन एक ऐसी शासन पद्धति होती है जिसमें नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, ठीक है, सबको बराबर विकास किया जाए, सभी कार्यों का ध्यान रखा जाए, कोई भी अपराध वगैरह अगर हो तो उस पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। तो मतलब एक अच्छा शासन क्या कहलाता है, सुशासन कहलाता है। तो उसका जो मेन उद्देश्य है अपने नागरिकों को सशक्त बनाना है, ताकि वे देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके, चाहे यह ग्रामीण, क्षेत्रीय, नगरीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो। यह सहभागी लोकतंत्र की वृत्त धारणा है भी। सहभागी लोकतंत्र क्या होता है कि जिसमें सभी लोग भाग लें, चाहे वो आपका कोई भी स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम हो, चाहे राज्य स्तर पर कोई काम हो, ठीक है। तो अगर हम आप देखें, चाहे आपकी एक चीज देखिए, चाहे आपकी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का गठन होता हो, चाहे राज्य स्तर पर होता हो, तो सभी लोग क्या है उसमें भाग लेते हैं, सभी लोग वोट डालते हैं। चाहे प्रधानमंत्री बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे कोई भी अगर बनाना हो, जो उनके क्षेत्र से संबंध रखेगा तो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा भी। हमने ग्रामीण संदर्भ में इस व्यवस्था की मूल बातों को जाना भी। आइए अब देखें कि नगरीय परिदृश्य में कैसे कार्य करती है। हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से स्थानीय सरकार काम करती है, किस प्रकार से लोग अपने प्रधान या सरपंच का चुनाव करते हैं, जिला पार्षद का चुनाव करते हैं। तो वही चीज हमें आज ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़नी है कि ग्रामीण क्षेत्रों सॉरी नगरीय क्षेत्रों में, कि नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार से वो अपना विकास कार्यों के लिए या फिर अन्य समस्या के लिए किस प्रकार से अपना प्रशासन का गठन करते हैं। हमने पिछले अध्याय में जो गांव थे उनके बारे में पढ़ लिया था कि पंचायत कैसे क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है भी। तो इसने आगे बताया कि ग्रामीण परिवेश की तुलना में नगरीय परिदृश्य सामान्यतः अधिक जटिल और विविध होता है भी। इसने कहा कि अगर आप गांव की तुलना में अगर नगर को देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, बदलाव होगा। बदलाव मतलब कि एक गांव तो छोटा सा होता है भी, आपकी 3, 4, 5, 7, 10,000 जनसंख्या होगी, तो उसमें लोग क्या होते हैं, कॉमन टाइप के लोग होते हैं, एक जैसे ही लोग रहते हैं मैक्सिमम। लेकिन जब आप नगर में जाओगे जहां जनसंख्या लाखों में है, वहां तो विभिन्नता बहुत प्रकार की मिलेगी, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे भी। तो उनके लिए शासन व्यवस्था में करनी है तो वो किस प्रकार से होगी, वो गांव से काफी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं और उसमें लोग अलग अलग। तो गांव से थोड़ी सी जटिल है भी, जटिल मतलब थोड़ी सी मुश्किल है भी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ उसके मूल सिद्धांत तक सीमित रहेंगे। उसने कहा कि नगरीय शासन भी अधिक जटिल होगा। अगर वो
बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे रहते, विभिन्नता अलग है तो उनका शासन पद्धति वो थोड़ी सी जटिल रहेगी, लेकिन हमें मूल सिद्धांत यहाँ पर पढ़ने हैं। क्या मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल एक एक लाइन आपको समझाई जा रही है। और अब हम बुक के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 लेसन बचे हैं भी। इससे पहले कि हम शहरी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को समझें, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय शासन प्रणाली पर एक व्यापक दृष्टि डालना सहायक होगा। उसने कहा कि अगर नगर प्रशासन की बात करें, उससे पहले एक बार भारतीय शासन प्रणाली को हम देख लेते हैं कि भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार से, सबसे ऊपर कौन सी सरकार है और सबसे नीचे कौन सी सरकार है। तो उसके लिए एक टेबल दी गई है और उस टेबल को ही हम आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। ये देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर होती है संघ सरकार, जिसको आप केंद्र सरकार भी बोलते हैं। उसके बाद राज्य सरकार और स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार भी। स्वशासन मतलब कि लोगों के खुद का शासन, इसको बोलते हैं स्वशासन। तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रामीण स्तर पर और एक नगरीय स्तर पर। जो स्थानीय सरकार है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं उसको हम बोलते हैं पंचायती राज संस्थाएं भी। क्या बोलते हैं? पंचायती राज संस्थाएं। और जो नगर होता है उसको बोलते हैं नगरीय स्थानीय निकाय। ठीक है, यहाँ जिला पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत होती है और ग्राम सभा होती है। यहाँ आपको पढ़ना, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके अध्याय पीछे वाले में, अध्याय 11 में शायद। और यहाँ पे इस अध्याय में पढ़ना नगर निगम या नगर परिषद के बारे में, वार्ड समिति के बारे में और वार्ड के लोगों के बारे में भी। अब हम जानिए कि नगर स्थानीय निकाय क्या होता है। अभी नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचनाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। इसने कहा कि जो नगर में जो सरकार बनती है ना, उसकी संरचना किस प्रकार होती है, वो पूरी संरचना को, उन लोगों के समूह को क्या कहा जाता है, जो व्यवस्था, उसको नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। जैसे गांव में था ना कि लोग चुन के आए थे और उन चुने हुए लोगों को, समूह को क्या बोला जाता था? ग्राम पंचायत। उसी प्रकार की जो स्थानीय सरकार की संरचना है ना, कि वो संरचना किस प्रकार की सरकार है, उसको नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये सिर्फ प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। इन स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्रबंध या अपने सामने उपस्थित मुद्दों या समस्याओं का हल ढूंढने की स्वायत्ता रहती है। यह एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है, इस पर निर्णय लेने का एक तंत्र है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्वयं के लिए कार्य नहीं करते, ये जिस क्षेत्र में, मतलब कि जहां की ये नगर निकाय है, मान लेते एक शहर है ए, क्या है? ए शहर है। तो यहाँ की जो नगर निकाय है उसका काम क्या है कि यहाँ पे ए शहर में रह रहे सभी नागरिकों की समस्याओं या उनका कोई भी मुद्दा है, उसको हल ढूंढने की स्वायत्ता है। यह एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है, इसके निर्णय लेने का एक तंत्र है। मतलब अगर आपको मोटा मोटी समझाया जाए तो नगर निगम का कार्य है कि शहर जो उस नगर में रहते हैं उन लोगों को किस प्रकार से सुविधाएं दी जाएं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, नगर में विकास कार्य कैसे करवाए जाएं, ये सारे काम है नगर निकाय के। आपको समझ में आएगा नगर निकाय के क्या कार्य हैं। अगर एनसीईआरटी की भाषा पे जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? नगर एवं कस्बों को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। अब देखिए भी, अब है कि वो संरचना कैसी है कि किस प्रकार लोग चुनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका नगर है एक, तो इसको छोटे छोटे कि यहाँ से यहाँ तक ये आपके छोटे छोटे क्या हो गए, कस्बों, इसमें वार्डों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। वार्ड समितियां स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान जैसी गतिविधियों में सहायता करती है। ये हर उसे विषय पर दृष्टि रखती है जिसमें समस्या आ सकती है, जल रिसाव, नाली का जाम होना, किसी सड़क का टूट जाना, इन जैसी सभी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराती है। हालांकि वार्डों की निश्चित कार्य प्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर
निर्भर करती। अब देखिए जो नगर था उसको किस में डिवाइड कर दिया, वार्डों में। हर एक वार्ड में 4-5 लोगों की एक समिति बना दी। क्या बना दी? समिति बना दी। ये वार्ड समिति क्या करेगी, या फिर इन वार्डों में से एक एक मेंबर बना के वार्ड समिति होगी आपकी, ये क्या करेगी कि शहर में कोई भी सदस्य है, सॉरी किसी भी वार्ड में कोई समस्या है तो ये वार्ड समिति उस पर डिस्कशन करेगी कि इस समस्या का हल कैसे करें, या फिर मान लीजिए कि जो समस्या आने वाली है उसका समाधान हम कैसे करेंगे। तो उन सभी के बारे में डिस्कस कौन करती है? वार्ड समिति करती है। उसको लेके जो शहर में अधिकारी है उनसे बात करती है भी। जो पिछली एनसीईआरटी थी उसमें उदाहरण दिया हुआ था कि एक गली में कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो गया था, तो वो जो थे लोग वो जाके वहां से मिलते हैं अधिकारियों से कि आप ऐसे ऐसे कूड़ा करकट है उसको साफ करवा दीजिए। ये चीजें आपको समझ में आई? और उसने कहा कि जो वार्डों की निश्चित कार्य प्रणाली, मतलब कि वार्ड क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार इनको दिशा निर्देश देती है कि आप ये काम कर सकते, ये नहीं कर सकते। कुल मिलाकर नगरीय एवं स्थानीय निकायों पर कार्यों की एक लंबी सूची की जिम्मेदारी है भी। अगर नगरीय व स्थानीय निकाय होते ना, इनके अगर हम कार्य देखें तो इनकी बहुत बड़ी सूची मिल जाएगी भी। जैसे क्या शहर में क्या क्या चीजें आपको नगरों में देखने मिलेगी? आधारभूत ढांचे की देखभाल पर ध्यान रखना, मतलब रोड वगैरह, रास्ते वगैरह, इनकी ध्यान रखना। कब्रगाहों का रख रखाव, अपशिष्ट संग्रहण एवं निपटान। अपशिष्ट क्या होता है? जो कूड़ा करकट वगैरह आता है उनका। सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना। स्थानीय कर, अर्थदंड प्राप्त करना आदि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी इसकी कुछ भूमिका होती है। हालांकि इन निकायों को देखिए, अगर इनके काम देखेंगे ना तो शहर में जितने भी काम होते हैं उनके नगर निकाय और स्थानीय निकाय को, शहरों में लाइट लगवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, बिजली की व्यवस्था करवाना, ये सारे काम इनके होते हैं भी। और ये आपको बता दिए जैसे कर को इकट्ठा करना, ठीक है, किसी प्रकार का कोई टैक्स लगता तो इसको इकट्ठा करना। हालांकि निकाय को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात नागरिकों को अपने क्षेत्र की देखभाल एवं रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए। इसने कहा कि चलो ठीक है, जो जिम्मेदारी है सफाई की वो आपकी स्थानीय निकाय की है या नगर निकाय की है, लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका सहयोग करें भी, मतलब कि कचरा न फैलाएं, ठीक है, पानी को वेस्ट न करें, जहां हो सकता है वहां उनका हम साथ दें। बस ये न सोचे कि ये तो इनका काम है, हम तो इधर उधर कचरा वगैरह सब कुछ करते रहे। हमें भी एक जिम्मेवार नागरिक बनना पड़ेगा। याद रहे कि यह एक सहभागी लोकतंत्र है। मैंने बताया था ना कि जिसमें सभी लोग अगर मिलके काम करेंगे तो उसको बोलते हैं सहभागी लोकतंत्र। ये नहीं कि हमने सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि जो करना है सरकार को करना, हमें कुछ नहीं करना, सफाई का काम सरकार का, रोड का काम सरकार का है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे रोड बन रहा है, अभी रोड को ठीक करना सरकार का काम है। अब आप रोड बन रहा है, यहाँ से ये नया रोड बनेगा तो यहाँ से पाइपलाइन है पानी की और हमें घर में नल लगवाना है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सड़क बनने से पहले नल लगा ले। ये नहीं कि सड़क बन गई और बाद में सड़क को खोद कर नल लगाएं, तो ये हमारी सहभागिता नहीं है। हमारा काम है कि हर व्यक्ति को इस प्रणाली में साथ देना चाहिए, इसको सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोग कूड़े के पृथक्करण के बारे में निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें तो कूड़ा का एकत्रीकरण व निस्तारण अधिक आसान बन जाएगा, ठीक है। कहीं पे जल रिसाव हो रहा है तो उसको वो क्या कर दे, जल्दी से विभाग को सूचना दे दे, जल बर्बाद नहीं होगा। अब देखिए कूड़ा मान लेते हैं कि 3 प्रकार से कूड़ा, मतलब एक कांच वगैरह, एक प्लास्टिक वगैरह। एक तो काम आएगा कि लोग क्या करें कि सारा कूड़ा एक जगह डाल दें भी। अब क्या, जो आपके निकाय वाले आएंगे इस कूड़े को उठा के ले जाएंगे और यहाँ आके छाटेंगे भी तीनों को। और एक अगर हम ही जो कचरा डालते हैं उनको अलग अलग बॉक्स में रख दें कि ये वे हैं जो गल सड़ जाएंगे, ये प्लास्टिक है, ये रिसाइकल हो सकते हैं, तो इनको कितनी आसानी होगी। तो इस प्रकार हमें उन लोगों का सभी का साथ देना होगा भी। ठीक है, अब आप 4-5 का तो आप सोच सकते हैं कि जो एक स्थानीय नागरिक कर सकते हैं भी। तो 19 सितंबर 1688 में स्थापित मद्रास कॉरपोरेशन
जिसको अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन बोलते हैं, सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है भी। ठीक है, पहले इसको कॉरपोरेशन बोलते थे, नगर निकाय को क्या बोलते थे, कॉरपोरेशन बोलते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, 1 वर्ष पहले चार्टर जारी कर फोर्ट जो सेंट जॉर्ज नगर है आपका, उससे 16 किलोमीटर के भीतर सभी क्षेत्रों का कॉरपोरेशन गठन किया। 1792 में एक संसदीय अधिनियम मद्रास कॉरपोरेशन को नगर स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान की, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। अब बाद में क्या हुआ, पहले तो बना दिया कि एक कॉरपोरेशन इतना क्षेत्र, और उसकी समिति बना दी, उसमें सदस्य शामिल हो गए। फिर उनको क्या कर दी कि जो आपका 1792 था ना, इसमें क्या कर दिया कि उनको ये शक्ति दे दी कि वो अब टैक्स लगा सकते हैं अभी। तो टैक्स लगा दिया उन्होंने। टैक्स लगाने का उनके पास पैसा आया तो उनका काम सुचारू रूप से चल पड़ा, क्योंकि अगर विकास कार्य करवाने होंगे तो पैसे की भी जरूरत होगी काफी ज्यादा। ये चीजें समझ में आई आपको। तो पहला सबसे पुराना अगर पूछे तो 29 सितंबर 1688 में मद्रास कॉरपोरेशन है भी। इंदौर के जो नगर निगम के अनुसार क्या क्या सेवाएं हैं भी, संपत्ति कर लेते हैं, जल शुल्क लेते हैं, सूखा कूड़ा प्रबंधन, ये देखिए क्या क्या काम करते हैं भी। वो इस प्रकार का लाइसेंस देते हैं कि सीआरएम विभिन्न सेवाएं, सीआरएम जल टैंक मलबा हटाना, ये सारी चीजें भी। ठीक है, सीआरएम का मतलब है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नागरिक संबंध प्रबंधन। इंदौर नगर निगम दी जाने वाली सेवाओं की सूची यहाँ संक्षेप में दी गई है भी, क्या क्या सेवाएं हैं भी। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं भी वो क्या क्या सेवा देते हैं। जल टैंकर देते हैं, सेप्टिक टैंक, सभागार होता है, अंत्येष्टि क्रिया संबंधित सेवाएं होती है, चल शौचालय होता है कि जिससे नागरिकों को कई बार बाजार में शौचालय नहीं मिलता, तो जो ये चलते रहते हैं शौचालय भी। ठीक है, मतलब ये गाड़ी में लगे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर अंत्येष्टि क्रिया, डेड बॉडी को शमशान घाट तक ले जाना, तो ये सारी सुविधा नगर निगम नागरिकों को, आपको क्या करना पड़ेगा, इंदौर में रहते तो वहां कांटेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो चीज वहां पे पहुंचा दी जाएगी भी नागरिकों को। जैसा कि हम पाते हैं चेन्नई और इंदौर में नगर निगम नगरीय निकायों के शीर्ष पर हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं भी, जिसे महानगर निगम भी कहते हैं। जिसमें 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं ना, उसको महानगर निगम भी कहते हैं भी। 1 से 10 लाख के बीच वाले को क्या बोलते हैं, सर्वोच्च निकाय नगर पालिका होती है भी। अगर 10 लाख से अधिक है, ज्यादा का तो ये आएगा भाई, यहाँ 10 लाख से ज्यादा तो ये आपका नगर निगम हो गया भाई। क्या हो गया, नगर निगम। 10 लाख से कम है तो नगर पालिका, जिन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। 1 लाख से कम वाले नगरों कस्बों में नगर पंचायत होती है। 3 चीजें होगी, 10 लाख से अधिक है तो नगर निगम, 10 लाख से कम है तो नगर पालिका, जनसंख्या की बात कर रहा हूं। अगर 1 लाख से भी कम है तो आपकी नगर पंचायत कहलाएगी भी। अब यहाँ 2 बच्चों की बात करते हैं। नमस्कार, मैंने आपको इससे पहले आप कभी नहीं देखा, आप क्या इस गांव में नई है? ये इस लड़की को देखता है, इस औरत को देखता है। तो ये कहते कि हाँ, मैं अपने दादा दादी से मिलने हैं जो यहाँ रहते हैं, मैं नगर से हूँ, वह यहाँ से बहुत भिन्न है भी। तो ये 2 बच्चों की बात चल रही है, और ये लड़की है, ये नगर से आई है और गाँव का है भी। ठीक है, तो उसने कहा कि नगर कैसा होता है, वो नगर में कभी गया नहीं था। अच्छा, नगर व्यस्त और भीड़ वाली जगह होती है जहां ऊंचे भवन बन मिलते हैं, बहुत सारे लोग हर समय इधर उधर घूमते रहते। आप भी कभी गए होंगे दिल्ली मुंबई भी। वह यहाँ के शांत, उसने कहा कि यहाँ तो शांत वातावरण होता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। ये सारी चीजें आपको पता है कि शहर में नगर में पड़ोसियों के बारे में नहीं जानना चाहते, गाँव में तो आप इस कोने से उस कोने तक भी सभी को जानते रहते हैं। तो अब इनकी बातचीत चल रही है भी किस प्रकार, जैसे एक आ गया तो सभी लोग, मकान गिर गया तो सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए आया। तो समीर पूछता कि स्थानीय सरकार सहायता नहीं करती क्या? उसने कहा हाँ करती है। स्थानीय सरकार आप समझते हो, गांव में ग्राम पंचायत और आपके नगर में नगर निगम भी। ठीक है, अब स्थानीय सरकार और निर्वाचित प्रतिनिधि है
जो हमारा और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं भी। तो उसने कहा हाँ ये तो ग्राम पंचायत जैसी लगती है, हाँ बस केवल उससे बड़ी है। हमारे यहाँ भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए अधिक लोग उसमें भाग लेते हैं। गांव से संबंधित हर प्रकार की विषय पर चर्चा करते हैं। कभी कभी हम बच्चों की बात सुनी जाती है भी। तो उसने कहा कि दोनों में अंतर लगभग सेम सी है, लेकिन जो आपकी नगर निगम वो काफी बड़ी होती है और गांव की ग्राम पंचायत छोटी होती है। तो उस बच्चे ने अनीता को बताया कि हमारी भी बात सुनते हैं। तो अनीता क्या करती है, हैरानी करती, क्या ग्राम पंचायत तुम्हारी बात करती सुनती है? तो उसने कहा हाँ, एक बार हमने देखा कि खंबा लगा हुआ था, उसका तार मकान को छू रहा था, तो हमने वहां जाके ग्राम सभा में बताया, तो उस खंबे को वहां से हटा दिया गया अभी। तो बेटा ये था आपका लेसन नंबर 12, काफी आसान था। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा नगर निगम नगर पालिका के क्या काम है। वही जो आपके यहाँ ग्राम पंचायत के काम है, वही शहर में नगर निगम और नगर पालिका या फिर नगर पंचायत के काम है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके 3 आए हैं, वो भी आपने समझ लिए होंगे कि 10 लाख से ज़्यादा तो नगर निगम है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो नगर पालिका है, और 1 लाख से कम है किसी नगर में तो उसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।